हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से इंग्लिश पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, यानी लैंग्वेज में आप मीनिंग की स्टडी को क्या कहेंगे। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बताए थे, लास्ट वीडियो में ही बताया था। अगर आप मीनिंग की स्टडी करते हैं तो वो सिमेंटिक्स है, अगर आप साउंड की स्टडी करते हैं तो वो फोनेटिक्स है, अगर आप वर्ड्स के ओरिजिन एंड हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो वो क्या है, एटिमोलॉजी है। वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी है, और अगर आप लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं तो वो लिंग्विस्टिक्स है। आमतौर पर यहाँ से प्रश्न आपका सीटेट में आता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, आंसर विल बी सिमेंटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फ्राइज, न्यूफील्ड, चैपमैन एंड चॉम्स्की। तो यहाँ पर आपको बात याद रखनी है, ये कुछ चीज़ें हैं जो एक आपकी यूनिवर्सल ग्रामर, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल ग्रामर, एक है आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, एक वर्ड इसमें और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में आ भी चुका है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जो सभी योगदान हैं ये एक ही व्यक्ति के हैं जिसका नाम है आपका नोम चॉम्स्की, और इसी योगदान की वजह से इन्हें जो आपकी मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है उसका फादर कहा जाता है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। तो अगर आपसे पूछा यूनिवर्सल ग्रामर किसके द्वारा दी गई है, चॉम्स्की। स्ट्रक्चरल ग्रामर का फाउंडर कौन है, चॉम्स्की। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दी है, चॉम्स्की। या आपसे पूछा जाए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या फिर ये शॉर्ट में भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एलएडी, किसके द्वारा दी गई है, तब भी आंसर होगा चॉम्स्की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चॉम्स्की। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर आप किसे कहते हैं, चॉम्स्की। ओके, तो ये सभी बातें आपको चॉम्स्की के बारे में याद रखनी है। यूनिवर्सल ग्रामर इन्होंने दी है, स्ट्रक्चरल ग्रामर दी है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर दी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी है, और ये आपके मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के फादर हैं। इसके अलावा एक वर्ड और मिलता है आपको, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी, वो भी आपके चॉम्स्की के द्वारा दी गई है। क्या कहते हैं आप उसे, डीप स्ट्रक्चर थ्योरी। ओके, तो ये सभी आपके चॉम्स्की की देन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की। वाइगोस्की का नाम आप सबने सुन रखा होगा साइकोलॉजी में, लैंग्वेज में भी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि वाइगोस्की हो, पियाजे हो या चॉम्स्की हो, इन्होंने लैंग्वेज पर भी अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न ये है कि जो आपकी वाइगोस्की की थ्योरी है सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इसमें चार ऑप्शन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन ए, सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्डिंग। सेकंड ऑप्शन है, चिल्ड्रन कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इफ एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल इज प्रोवाइडेड एट अ लोअर एज। ऑप्शन सी है, चिल्ड्रन थिंक इन डिफरेंट डोमेन्स and then do they take a complete perspective। ऑप्शन डी है, कल्चर हेल्प्स इन अ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आमतौर पर ये देखा गया है कि जब भी वाइगोस्की की बात हो तो लोग वहाँ पर तीन शब्दों को ढूंढ रहे होते हैं साइकोलॉजी में।
तो वो चीज़ आपको यहाँ लैंग्वेज में अप्लाई नहीं करनी है। वहाँ क्या सोचते हैं कि अगर ZPD वर्ड है इसका मतलब वाइगोस्की की बात हो रही है, इसका फोल्डिंग आ गया यानी यही वाइगोस्की का आंसर होगा। या फिर वो देखते हैं कि अगर आपका MKO की बात हो रही है इसका मतलब यहाँ पर भी वाइगोस्की है। तो इसलिए कुछ लोग यहाँ पर जो केवल गैस करके आंसर देने वाले हैं वो ऑप्शन ए को आंसर लगा के आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, जो उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है, तो सोसाइटी और कल्चर इनमें आपका जो बच्चा इंटरेक्शन करता है एडल्ट्स के साथ में, उस या अपने पीयर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, उस इंटरेक्शन से उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, कल्चर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहां पर जो आपकी कल्चर है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आपकी जो इमिटेशन है या जो रीइंफोर्समेंट है करेक्ट रेस्पॉन्स का, उसके माध्यम से लैंग्वेज सीखी जाती है, ऐसा कौन मानता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका प्रश्न हिंदी में भी आया था आपका लास्ट जो एग्जाम हुआ है सीटेट का, उसमें, और उसमें आंसर स्किनर का पूछा गया था, लेकिन उसमें पुनर्बलन ऑप्शन में नहीं था। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखनी है कि अगर बात स्किनर की हो और लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है, तो लैंग्वेज लर्निंग में स्किनर के अकॉर्डिंग या तो रीइंफोर्समेंट के माध्यम से बच्चा लर्निंग करेगा लैंग्वेज की, या फिर इमिटेशन, यानी ये दोनों ही चीजें आपकी किसकी थ्योरी में हैं? ये थ्योरी में है स्किनर की में, और इनकी जो थ्योरी थी वो साइकोलॉजी में है बेसिकली, तो वो हमें पढ़नी नहीं है यहाँ पर। हमें तो केवल इतना ध्यान रखना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट रीइंफोर्समेंट और इमिटेशन से होता है। इनके अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट के माध्यम से बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जा सकती है और इमिटेशन के माध्यम से बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बच्चे को रीइंफोर्समेंट देती हैं, बच्चा उनको इमिटेट करता है और उन्हीं को वो लैंग्वेज में लर्न करता जाता है, यानी कि एक्वायर करता है वो लैंग्वेज को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, B.F. स्किनर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिंग्विस्ट नोम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले ही की थी, दैट ही सी यूजेस फॉर। अगर हम बात करते हैं कि LAD के माध्यम से बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, ये बात तो उन्होंने पहले ही कह दी है, लेकिन यहाँ पर इसका वो यूज और किसके लिए कर रहा है? अब ये प्रश्न है, आपके 4 ऑप्शन है, फोनेम्स, यूनिवर्सल ग्रामर, कॉम्प्लेक्स वर्ड, सिमेंटिक्स। तो हमें यहाँ पर ये देखना है चॉम्स्की किससे संबंध रखते हैं। चॉम्स्की का संबंध किससे है? UG यानी यूनिवर्सल ग्रामर से। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको सभी ऑप्शंस बता दिए थे, चॉम्स्की से रिलेटेड हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर है, स्ट्रक्चरल ग्रामर है, ये आपकी LAD है, यूनिवर्सल ग्रामर है, ये आपके लिंग्विस्टिक्स के फादर हैं, जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो वो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे पहले वो एक 1 लेटर वर्ड बोलना सीखते हैं, देन 2 लेटर वर्ड एंड देन लॉन्गर सेंटेंसेस। ओके, और 1 लेटर वर्ड से पहले भी उनकी एक स्टेज होती है, सेम क्विंग बोलते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब यही है कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को LAD के माध्यम से सीख सकता है, क्योंकि सभी जो लैंग्वेज हैं उनमें आपका कुछ ना कुछ समानता है, ये यूनिवर्सल ग्रामर कहती है। इट अप्लाइज टू ऑल द ह्यूमन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विजाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज लर्निंग करनी है तो इसमें प्री रिक्विजाइट में पहले से क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर
आपको ये लाइन याद रखनी है, लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन। इसका मतलब क्या है? अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। यानी जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हैं, जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है। आप सबने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि आप किसी घोड़े को जबरदस्ती पकड़ करके किसी तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो आप उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं किसी को जबरदस्ती क्लासरूम में बिठा तो सकता हूँ, लेकिन अगर वो सीखने को तैयार नहीं है तो मैं उसे सिखा नहीं सकता। सीखेगा वो तब जब उसमें सीखने के लिए मोटिवेशन होगा, जब उसमें सीखने के लिए चाहत होगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, मोटिवेशन। मोटिवेशन के बिना लर्निंग पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज, देखो लैंग्वेज में आपके दो ही काम होते हैं, या तो आप लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं या फिर आप लैंग्वेज का एक्विजिशन करते हैं। ओके, तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, लैंग्वेज में या तो आप लर्निंग करेंगे, ये पहले एल का मतलब लैंग्वेज से है, या फिर आप लैंग्वेज का एक्विजिशन करेंगे। अगर आप लैंग्वेज में लर्निंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, एक्सपीरियंस की नीड होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, इसके अलावा प्रैक्टिस होती है, आपके कॉन्शियस एफर्ट्स लगते हैं इसमें, यानी ये कॉन्शियस प्रोसेस है, और एक सिस्टेमेटिक है, यानी एक सिस्टेमेटिक तरीके से चलेगी। और जब लैंग्वेज सीखते हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के रूल्स को भी लर्न करना पड़ता है। लर्न का मतलब सीखने से, मेमोराइज यानी रट्टा मारने से नहीं है। एक्विजिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्विजिशन आपका एनवायरनमेंट से आता है। इसके लिए आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। इसे आप इमिटेशन के माध्यम से देख सकते हैं, और ये विदाउट एनी एफर्ट होता है। विदाउट एनी एफर्ट का मतलब क्या है कि ये आपका अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ये बात मुझे लर्निंग और एक्विजिशन के लिए याद रखनी है। तो जब उसने कहा डेलिब्रेट यानी जानबूझ के किया गया है, कॉन्शियस है, ऐसा एफर्ट है, तो लैंग्वेज में क्या होगा? होंडा ब्रश्ड अप। ये तो आपके दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ए और बी तो आंसर नहीं है। अब सी और डी में अगर हम बात करें तो लर्निंग की बात हो रही है, एक्विजिशन की। तो यहाँ पर जब कॉन्शियस एफर्ट्स लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बात लैंग्वेज की लर्निंग की चल रही है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू, यानी अगर आपका क्लासरूम इफेक्टिव है तो उसमें आप लर्नर्स को किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। यहाँ पर बात लैंग्वेज की चल रही है, तो लैंग्वेज लर्निंग किससे सबसे ज़्यादा डेवलप होगी? इंटरेक्शन से। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको बच्चे को कन्वर्जेशन की, इंटरेक्शन की, या आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते रहना है। इसके लिए आप रोल प्ले करवा सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, डिस्कशन करवा सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज आप रेगुलरली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरैक्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको बच्चे को इंटरेक्टिव रखना है। ओके, आप बच्चा जितना यहाँ पर लैंग्वेज में इंटरेक्टिव रहेगा, जितना वो इंटरेक्ट करेगा, उतनी ही उसकी लैंग्वेज पर कमांड बेहतर होगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपका क्लासरूम इफेक्टिव रहे तो उसमें इंटरेक्शन होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद अ डिफरेंट मीनिंग, वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर उसने क्या कहा है कि जो वर्ड्स हैं, एक पेयर है वर्ड्स का, अब उसमें दोनों वर्ड्स हैं, उनकी स्पेलिंग सेम है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है,
लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाएंगे? तो यहाँ पर मैंने आपको ये 3 वर्ड्स बताए थे। एक बताया था होमोफोन, ये मैंने रिकॉर्डेड वीडियो में बताए थे अपने, जो कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे, कंटेंट की आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें आपको मिलेगा। होमोफोन क्या होते हैं कि इसमें आपकी जो साउंड है वो सिमिलर है, यानी अगर आपकी साउंड सिमिलर हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, स्पेलिंग कैसी हो? डिफरेंट, तो उन्हें कहा जाता है होमोफोन। यानी अब इसमें क्या किया गया है? इसमें कहा गया है कि आपकी साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम हैं, तो आपका आंसर होमोफोन तो नहीं होगा यहाँ पर। अब एंटोनिम, सिनोनिम, ये आपके आंसर्स हो ही नहीं सकते हैं, तो करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए, होमोनिम। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं तीनों ही वर्ड्स को। एक वर्ड इसमें आता है होमोग्राफ। होमोग्राफ में क्या है? आपकी स्पेलिंग सेम है, यानी ये आपके होमोफोन का अपोजिट है। स्पेलिंग सेम है और इसमें जो साउंड है वो डिफरेंट है। यानी अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, देन इट विल बी अ होमोग्राफ। अब एक वर्ड बचता है होमोनिम। होमोनिम में आपको याद रखना है कि आपकी स्पेलिंग भी सेम होगी और आपकी जो साउंड है यानी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम होगी। जब ये दोनों सेम हैं तो हम उसे होमोनिम कहते हैं। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें ए ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, यानी कि अगर हम डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं तो इससे लर्नर्स को किस चीज में हेल्प नहीं मिलेगी? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है फाइंड हाउ टू से अ वर्ड, बी ऑप्शन है बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और डी ऑप्शन है चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात डिक्शनरी की करता हूँ तो आप सभी जानते हैं कि डिक्शनरी में आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाते हैं। अगर मैं डिक्शनरी का यूज़ करता हूँ तो आमतौर पे इसमें क्या क्या मिल जाता है? मुझे पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यानी डी ऑप्शन करेक्ट है वो तो, और मुझे ढूंढना जो नहीं है। इसके अलावा आपको साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है, यानी ए ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। आपको साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाता है, आपको स्पेलिंग भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको आजकल की डिक्शनरीज में एटिमोलॉजी भी मिल जाती है, आपको उस वर्ड के डेरिवेटिव्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर एडवांस डिक्शनरी है तो उसमें आपको उसके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको किस चीज़ में हेल्प नहीं मिलेगी? आपको मीनिंग भी मिल रहा है, डिक्शनरी में मीनिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या नहीं मिलेगा कि बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ये चीज़ आपको डिक्शनरी में नहीं मिलनी। तो डिक्शनरी से आपको, अगर आप ओरल कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं तो इसमें हेल्प मिलने के चांसेस बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में कम हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देखते हैं तो चांसेस तो हैं, लेकिन वो न के बराबर हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स आपके क्या हैं? कंसोनेंट साउंड्स हैं, डबल कंसोनेंट साउंड्स हैं, वावल साउंड्स हैं या डबल वावल साउंड्स हैं? यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि डिप्थोंग्स का एक और भी नाम है, वो क्या है? इन्हें हम कहते हैं ग्लाइड वाउल्स। डिप्थोंग्स को क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज ग्लाइड वाउल्स। अब ये होते क्या हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसमें दो वाउल्स की साउंड मिक्स होती हैं और इसमें एक साउंड उनमें से वीक हो जाती है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डबल वाउल साउंड्स। ओके, तो आपके डबल वाउल साउंड्स हैं, दैट आर नोन एज डिप्थोंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज?
इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल डिप्थोंग्स की संख्या कितनी है? यहां पर मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज में आपके टोटल साउंड्स हैं वो कितने हैं? द नंबर ऑफ टोटल साउंड्स इज 44 इन इंग्लिश लैंग्वेज, आउट ऑफ विच 24 आर कंसोनेंट्स एंड 20 आर वाउल्स। अब ये तो क्लियर है कि जो आपके डिप्थोंग्स हैं या मोनोथोंग्स हैं वो इसी में से होंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर इसमें से डिप्थोंग्स की बात पूछी जाती है तो इनमें से जो 8 नंबर हैं दोज आर नोन एज डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स आपके कितने हैं? 8। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब अगला प्रश्न है, देयर आर 20 वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 20 वाउल्स हैं, ऑफ विच आर मोनोथोंग्स। तो यहाँ पर पूछिए संख्या मोनोथोंग्स की। इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, डिप्थोंग्स एंड मोनोथोंग्स। तो जो आपके मोनोथोंग्स हैं वो कितने होंगे? 12। मोनोथोंग्स की संख्या कितनी है? इट इज 12। ओके, एंड अच्छा डिप्थोंग्स की भी पूछिए। तो इसमें 8 आपके डिप्थोंग्स हैं, 12 आपके मोनोथोंग्स हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, जो आपके वाउल्स हैं इनमें से 12 आपके मोनोथोंग्स हैं, 8 आपके डिप्थोंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंग्लिश सोनेट हैज। इंग्लिश सोनेट में क्या होता है? तो इंग्लिश सोनेट, बेसिकली सोनेट आपकी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज नोन एज इंग्लिश सोनेट एंड द सेकेंड वन इज नोन एज इटालियन सोनेट। ओके, यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप समझ लें तो बेटर होगा, क्योंकि सोनेट से अब तक आपके 3 बार सीटेट में प्रश्न आए हैं। तो सोनेट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो सोनेट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। फर्स्ट वन इज इंग्लिश सोनेट एंड द सेकेंड वन इज इटालियन सोनेट। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जो इंग्लिश सोनेट है इसके 2 और भी नाम हैं। इसे आप कह सकते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, या फिर आप इसे कह सकते हैं एलिजाबेथियन सोनेट। और जो इटालियन सोनेट है इसका भी एक अन्य नाम है, इसका जो अदर नेम है उसे हम कहते हैं पेट्रार्कियन सोनेट। क्या कहते हैं आप? पेट्रार्कियन सोनेट। आपको यह बात याद रखनी है कि सोनेट क्या होती है? अ 14 लाइन्स पोएम, यानी एक ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइन्स हैं, दैट इज नोन एज सोनेट। तो अगर ये आपकी इंग्लिश सोनेट है तो भी इसमें 14 लाइन्स होंगी, और अगर ये इटालियन सोनेट है तब भी इसमें 14 लाइन्स होंगी। तो डिफरेंस होता है वो आपके स्टेंजा का होता है। इसमें क्या होता है कि आपके 3 क्वार्टेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है इंग्लिश सोनेट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, ऑप्शन ए। और जो आपकी पेट्रार्कियन सोनेट होती है इसमें आपका 1 ऑक्टेव होता है और 1 सेस्टेट होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये क्वार्टेन, कपलेट, ऑक्टेव और सेस्टेट क्या हैं। ओके, इनको समझना थोड़ा सा आवश्यक है, और यहाँ से भी आपका प्रश्न कई बार बन चुका है। एक बार क्वार्टेन से यहाँ पर प्रश्न आपका आया था सीटेट के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कपलेट। कपलेट होता है आपका 2 लाइन्स का स्टेंजा, यानी अगर स्टेंजा में 2 लाइन्स हैं तो वो कपलेट है, और आप उसे टर्सेट कहते हैं अगर उसमें आपकी 3 लाइन्स होती हैं। आप उसे क्वार्टेन कह सकते हैं अगर उसमें 4 लाइन्स हैं। आप उसे सिंक्वेन कह सकते हैं अगर उसमें 5 लाइन्स हैं। आप उसे सेस्टेट कह सकते हैं कब? अगर उसमें 6 लाइन्स हैं। आप उसे सेप्टेट कह सकते हैं अगर उसमें 7 लाइन्स हैं।
और आप उसे ऑक्टेव कह सकते हैं अगर उसमें 8 लाइन्स हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ 3 क्वाड्रेंट्स एंड कंप्लीट होने का मतलब ये है कि इसमें आपके 3 स्टेंजा ऐसे होंगे जिनमें 4-4 लाइन होंगी। तो 4 × 3 = 12 और एक कपलेट होगा। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेंजा होगा जिसमें 2 लाइन होंगी। तो इस तरह से 12 + 2 = 14। और जो आपकी पेट्रार्कियन सोनेट होती है उसमें एक ऑक्टेव है, इसका मतलब एक स्टेंजा 8 लाइंस का है, और एक सेस्टेट है, इसका मतलब एक स्टेंजा 6 लाइन का है। तो यहाँ पर भी आपकी टोटल लाइंस कितनी हो जाती हैं? 14। तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप में से कोई न्यू है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।